दिल्ली से आपको बड़ी खबर दें, बीजेपी की कार्यशाला आज से बीजेपी की कार्यशाला शुरू हुई है। 2 दिनों तक ये कार्यशाला चलेगी। कार्यशाला में पीएम मोदी शामिल हैं। पीछे की सीट पर प्रधानमंत्री मोदी को बैठे हुए देखा गया। आम कार्यकर्ता की तरह वो भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। बीजेपी की ये कार्यशाला चल रही है। 2 दिनों तक बैठकों का दौर चलेगा। पीछे की सीट पर आप प्रधानमंत्री को देख सकते हैं। जीएसटी रिफॉर्म पर प्रधानमंत्री को बधाई दी गई। ये तस्वीरें आपके सामने कार्यशाला की ये तस्वीरें हैं। बीजेपी की तरफ से कार्यशाला चलाई जा रही है। 2 दिनों तक बैठकों का दौर आप देखेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री को देखिए किस तरीके से एक आम कार्यकर्ता की तरह पीछे की सीट पर वो बैठे हुए हैं। जीएसटी रिफॉर्म पर प्रधानमंत्री को बधाई दी गई, क्योंकि जीएसटी को लेकर लगातार मांग हो रही थी और उन मांगों पर सरकार ने विचार किया। एक बड़ी सहूलियत जनता को देने की कोशिश सरकार की हुई है, जिसको लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए। लेकिन इस कार्यशाला में जीएसटी रिफॉर्म पर प्रधानमंत्री को बधाई दी गई और कार्यशाला की ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी की कार्यशाला में तमाम रणनीतियों को बनाते हुए आप प्रधानमंत्री को देख सकते हैं। बाकी बीजेपी के नेता भी वहां पर हैं, लेकिन प्रधानमंत्री सबसे पीछे की सीट पर बैठे हुए हैं। एक आम कार्यकर्ता की तरह वो इस कार्यशाला में पहुंचे हुए हैं और इस वजह से ये तस्वीरें चर्चा का विषय भी बनी हुई हैं। क्योंकि देखिए जब ये कार्यशाला की तस्वीर आई तो वहां पर आप प्रधानमंत्री को देख सकते हैं। सबसे पीछे वाली सीट है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी बैठे हुए हैं और आप इससे समझ सकते हैं कि बीजेपी के अंदर एक सिस्टम है, एक अनुशासन है। एक आम कार्यकर्ता की तरह ही वहां पर हर कोई बैठा हुआ है, जिसमें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देख सकते हैं। 2 दिनों तक बीजेपी की कार्यशाला चलने वाली है। कार्यशाला में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए हैं। आखिर की लाइन में प्रधानमंत्री मोदी की जो तस्वीर है वो लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। और देखिए ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। दिल्ली में ये कार्यशाला हो रही है, बीजेपी की कार्यशाला, जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है। चुनावों के मद्देनजर भी बहुत महत्वपूर्ण है, किस तरीके से संगठन को मजबूत करना है, पार्टी में और क्या बेहतर हो सकता है और किस तरीके के बदलाव हो सकते हैं, जनता के बीच में कैसे पहुंचना है। इन तमाम मुद्दों को लेकर इस वक्त कार्यशाला में चर्चा और 2 दिनों तक बीजेपी की ये कार्यशाला चलने वाली है। और आगे बढ़ते हुए आपको एक और बड़ी खबर दे, एसआईआर पर आरएसएस का बयान सामने आ चुका है। देश भर में एसआईआर जरूरी है, आरएसएस का ये मानना है। निष्पक्ष चुनाव के लिए एसआईआर जरूरी, आरएसएस का ये बयान आपको बता रहे हैं। समय के हिसाब से एसआईआर की जरूरत होती है और बिहार से भी एसआईआर की शुरुआत बिहार से हुई है। एसआईआर की शुरुआत, लगातार एसआईआर का विरोध विपक्ष कर रहा है। निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन देखिए इस बीच आरएसएस की तरफ से एसआईआर को सपोर्ट किया गया है, निर्वाचन आयोग को सपोर्ट किया गया है और आरएसएस ने कहा कि बहुत जरूरी है कि समय समय पर एसआईआर होते रहे। निष्पक्ष चुनाव के लिए ये बहुत जरूरी सिस्टम है, ये बहुत जरूरी व्यवस्था है कि एसआईआर हो। समय के हिसाब से एसआईआर जरूरी है। बिहार से इसकी शुरुआत हुई है, क्योंकि देखिए बिहार में चुनाव है और ऐसे में वहां पर एसआईआर की जरूरत थी और निर्वाचन आयोग ने एसआईआर करके अच्छा कदम उठाया। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको खबर वैशाली से दे, वैशाली के हाजीपुर से ये खबर, जहां पर हाजीपुर पटना मुख्य मार्ग पर कार में अचानक आग लग गई। कार में सवार लोगों ने कूदकर कैसे भी अपनी जान बचाई है और जब तक लोग वहां कुछ सोच सकते, समझ पाते, तब तक कार पूरी तरीके से जल चुकी थी। सूचना मिलते ही गंगा ब्रिज थाने की पुलिस और दमकल विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और उसके बाद आग पर काबू पाया गया। एग्जाम था मुजफ्फरपुर में आज, तो वही एग्जाम देने के जाने के क्रम में घर से निकले हैं करीबन 6 बजे और यहाँ पे आकर गाड़ी जो है जल गई है। शॉर्ट सर्किट वगैरह कुछ भी पता हम लोग को पता नहीं चला। हम लोग को ये अंदर हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे और बाहर से लोग जो है बाइक वाले उन्होंने बताया कि गाड़ी आपका लग रहा है। कहाँ से गाड़ी में आग लग गई? नीचे से इंजन के नीचे से। और अगली खबर मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर में एक अनोखी चोरी का मामला देखने को मिला, जहां एक चोर स्कूटी से रात के अंधेरे में दुकान के बाहर
दूध की कैरेट चुराता हुआ दिखाई दिया है। शातिर चोर रोजाना अपनी स्कूटी से आता है, शहर की कई दुकानों के बाहर रखे दूध के कैरेट को चुराकर वो फरार हो जाता है। ये सिलसिला कई दिनों से चल रहा है, लेकिन दुकानदारों को इसकी भनक तक नहीं लगी। सीसीटीवी फुटेज से जब इस बात का खुलासा हुआ तो सभी चौंक गए। एक व्यक्ति जो कि ओला स्कूटी पर आता है, दूध के कैरेट चुराकर वो गायब हो जाता है। इस घटना से दुकानदारों में हड़कंप की स्थिति है। डेयरी डिस्ट्रीब्यूटर के मालिक ने बताया कि वो पहले स्थानीय स्तर पर मामले की तहकीकात कर रहे हैं और इसके बाद इसकी शिकायत भी दर्ज कराई जाएगी ताकि इस शातिर चोर को पकड़ा जा सके। 3 बजे भोर से गिरना चालू होता है, तो लगातार इधर 6-7 दिन से पता नहीं चल रहा है कि दूध दुकानदार से जब भी बात होता था कहता था कि भैया आप लोग 2 ही कैरेट दूध गिराए हैं, जबकि मेरा स्टाफ 3 कैरेट दूध वहाँ पे गिराता था। कहीं पे 10 कैरेट दूध गिराता था तो बोलता था कि भैया 9 कैरेट गिरा है। तो कंटिन्यू इस चीज़ का पता करते थे कि कंप्लेन आता था, मार्केट से कंप्लेन आता था कि 1 कैरेट दूध कहीं पे कम गिर रहा है। अब जैसे अमर सिंह चौक पे, पानी टंकी चौक पे और अपना गुरुद्वारा के पास एमटीडीएम रोड के पास भी ये सब घटना हुआ। कल के डेट में आपको पक्की सराय चौक पे हिंदुस्तान स्वीट हाउस है, वहाँ पे 30 कैरेट दूध गिरा तो 1 कैरेट दूध उसमें से कम था। 29 कैरेट दूध दुकानदार बोले कि नहीं आप 29 कैरेट दूध गिराए हैं। तो उसको जब रिकॉर्डिंग चेक किया गया, सीसीटीवी कैमरा चेक किया गया, उसमें पता चला कि एक ओला पे गाड़ी पे आदमी आते हैं और वो कैरेट के दूध सहित कैरेट उठा के चले जाते हैं। और वहीं बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में मरीजों का हाल बेहाल है। दरअसल पीएमसीएच में कार्यरत नर्सों ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। 6 सितंबर से आंदोलन की शुरुआत कर दी गई है। कार्य का बहिष्कार कर नर्सों ने शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया। वहीं दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन कर अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर नर्सें बैठी हुई हैं और ऐसे में इस आंदोलन से पीएमसीएच में व्यवस्था खराब हो चुकी है। इलाज कराने आए मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अगली खबर जमुई से, जहां पर सोनो थाना इलाके के पहाड़ी टोला इलाके में मिट्टी के घर का छत गिरने से 2 बच्चों की मौत की खबर है। दोनों रिश्ते में भाई बहन थे। जानकारी के अनुसार बीती रात खाना खाने के बाद दोनों सो रहे थे और इसी दौरान मिट्टी के घर का खपरेल छत टूटकर उनके ऊपर जा गिरा, जिसके मलबे में दबकर दोनों की जान चली गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। और लखनऊ से अब खबर, जहां पर लखनऊ के सरोजनी नगर में एक तेज रफ्तार थार सड़क किनारे लगे फूड स्टॉल और दुकानों में घुस गई। थार की टक्कर से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौके पर थार छोड़कर ड्राइवर फरार होते हुए देखा गया। और साल 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण आज लगने वाला है। चंद्र ग्रहण से ही पितृपक्ष की शुरुआत भी हो रही है, जो कि एक दुर्लभ संयोग माना जा रहा है। ये एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। भारत में ये चंद्र ग्रहण आज 9:58 पर शुरू होगा और रात के 1:26 पर खत्म होगा। इस बीच रात 11:42 पर आसमान में पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण की वजह से सूतक भी रहेगा। मान्यता है कि चंद्र ग्रहण और सूतक के समय में पूजा पाठ और कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। इस वजह से सूतक काल से ग्रहण खत्म होने तक मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। 2025 में भारत में दिखाई देने वाला ये एकमात्र ग्रहण है और इसके बाद 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण होगा, जो कि भारत में नहीं दिखेगा। और अगली खबर अयोध्या से, जहां पर आज चंद्र ग्रहण से पहले भोग और आरती करने के बाद राम मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। दोपहर 12:30 बजे के बाद अयोध्या के राम जन्मभूमि समेत सभी मंदिरों के द्वार भक्तों के लिए बंद कर दिए जाएंगे, जो कि अगले 8 सितंबर को सुबह अपने समय पर खोल दिए जाएंगे। 7 तारीख को चंद्र ग्रहण की वजह से मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं का दर्शन दोपहर 12:30 तक होगा। भोग और आरती के पश्चात मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। पुनः अगले दिन 8 तारीख को प्रातःकाल मंगला आरती और श्रृंगार आरती अपने नियत समय पर होगी। जिन श्रद्धालुओं के पास हैं वो 8 तारीख की मंगला आरती श्रृंगार आरती में भाग ले सकते हैं। और अगली खबर हरिद्वार से, हरिद्वार में हर की पैड़ी पर भी गंगा आरती की गई। चंद्र ग्रहण सूतक काल के चलते दोपहर 12:30 बजे गंगा आरती की गई। आमतौर पर गंगा की आरती शाम को होती है, लेकिन चंद्र ग्रहण की वजह से आज दिन में आरती की गई। आज रात 9:57 पर पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा।
सूतक काल खत्म होने के बाद गंगा घाट को स्वच्छ करने के बाद शुभ कार्य किए जाएंगे। मां गंगा की जो सायंकालीन आरती है वो भी 12:30 बजे पूर्ण कर दी गई है, जिस कारण प्रतिमाएं अपने स्थान पर पहुंच चुकी हैं और अब कल सुबह प्रातःकालीन मां गंगा की आरती के लिए कपाट खुलेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में मां गंगा पहले अपने सारे मंदिरों की धुलाई होगी, पूरे शुद्ध जल से उसकी धुलाई होगी। मां गंगा की सुबह प्रातःकालीन आरती होगी और भगवान शिव का अभिषेक। और आज बद्रीनाथ धाम के कपाट दोपहर 12:50 पर बंद किए गए। चंद्र ग्रहण के चलते आज दोपहर में बद्री विशाल के कपाट को बंद किया गया। अब सोमवार की सुबह फिर से श्रद्धालुओं के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। कपाट खुलने से पहले पूरे परिसर का शुद्धिकरण होगा। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में फिर बादल फटने की घटना से भारी तबाही देखने को मिली। यमुना घाटी में नौगांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, जहां देवलसारी खड्ड के उफान ने तबाही मचा दी है। इस प्राकृतिक आपदा ने लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। जानकारी के मुताबिक इस घटना में एक मिक्सर मशीन और 2 स्कूटी भी बह गई। वहीं एक कार मलबे में दब गई है। एक मकान पूरी तरीके से मलबे के नीचे है। इसके अलावा कई घरों में पानी भर चुका है। और उधर जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में जोजिला मार्ग पर लैंडस्लाइड से मलबा आ गया और इसके साथ ही भारी बारिश से वहां का मंजर खौफनाक हो गया। सैलाब इस तरीके से बह रहा है जिसे देखकर वहां मौजूद लोग थर्रा गए। जोजिला का ये इलाका बेहद संवेदनशील माना जाता है, जहां कई बार लैंडस्लाइड की घटनाएं हो चुकी हैं। और देखिए, जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में एक बार फिर से भूस्खलन हुआ। मूसर इलाके में पहाड़ी में भीषण मलबा उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। भारी बारिश के बाद जमीन यहां से खिसक जाती है। लैंडस्लाइड के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि हादसे के तुरंत बाद एसडीआरएफ की टीम वहां पर मोर्चा संभालते हुई देखी गई। पीड़ित परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम किया गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त मूसर इलाके में भगदड़ की स्थिति हो गई। लोग अपने घरों से निकलकर सुरक्षित जगहों की तलाश में पहुंचने लगे। मौहर में बारिश के चलते हालात बेहद खराब हो गए और ऐसे में 3 गांव जो कि बारिश से आपदा का दंश झेल रहे हैं, इन 3 गांव में भूस्खलन की वजह से 100 लोग अपने घरों को खाली कर चुके हैं, जो कि पंचायत घर और स्कूल में रहने को मजबूर हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से हर संभव मदद दी जा रही है, लेकिन मौहर की बात की जाए तो खिसक रहे पहाड़ी चुनौती बने हुए हैं। लोग बेघर हो चुके हैं, लाचार हैं, सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। और अगली खबर मध्य प्रदेश से, जहां खरगोन के मनावर गांव के लोग जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं। दरअसल नदी पर पुलिया नहीं होने की वजह से ग्रामीण और स्कूली बच्चे हर दिन जान जोखिम में डालकर पानी के रास्ते से वो गुजरते हैं। और यही नहीं, मरीज, गर्भवती महिलाएं और अंतिम यात्रा के लिए भी ग्रामीणों को यहां संघर्ष करना होता है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिया के निर्माण को लेकर वो लंबे समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी सुनवाई नहीं हुई। वहीं ग्राम पंचायत का कहना है कि पुलिया स्वीकृत करने के प्रस्ताव भेजे गए हैं। और अगली खबर उज्जैन से, जहां पर बड़नगर रोड स्थित बड़े पुल से एक कार नदी में जा गिरी। कार में 3 पुलिसकर्मी सवार थे। कार में उन्हें टीआई अशोक शर्मा, एसआई एमएल नीनामा और कांस्टेबल आरती पाल गाड़ी में सवार बताई गई और टीआई अशोक शर्मा का शव भी बरामद कर लिया गया। बाकी 2 लोगों की अभी भी तलाश हो रही है। ये देर रात की घटना बताई गई। रात के अंधेरे की वजह से तलाशी अभियान को भी रोका गया था, लेकिन पुलिस और एनडीआरएफ की टीम शव की तलाश में जुटी हुई है। और अगली खबर भागलपुर से, जहां लाइफलाइन कही जाने वाली विक्रमशिला सेतु पर इन दिनों खतरा मंडरा रहा है। सेतु के एक्सपेंशन जॉइंट के बीच गैप बढ़ने की वजह से अनहोनी की आशंका है। जॉइंट में बढ़े गैप को तकनीकी टीम से जांच कराने का आग्रह भी हुआ, लेकिन इस पर अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। और चलिए बात सुपौल की कर लेते हैं, जहां पर अनुमंडलीय अस्पताल त्रिवेणीगंज में बीती रात एक मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा देखने को मिला। मृतक मरीज के परिजनों ने डॉक्टर और नर्स पर जबरन इंजेक्शन लगाने के गंभीर आरोप लगा दिए। घटना के बाद अस्पताल में जमकर बवाल किया गया। लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर्स और नर्स पर कार्रवाई की मांग उठी। सुबह से इसको हम यहाँ तक पहुँचा दिए। यहाँ से हमको सुपौल जाने में, सहरसा जाने में टाइम लगता है। 2 मिनट नहीं हुआ, इंजेक्शन लगाया, मर गई। यहाँ पे हम आप डॉक्टर के पास आए, डॉक्टर सरपंच यादव आया, बोला कि हम इंजेक्शन लगा रहे हैं। 2 मैडम आई, 2 मैडम आने के बाद वो मैडम बोली कि हमें इंजेक्शन लगा रहे हैं। हम बोले डॉक्टर साहब इंजेक्शन नहीं लगाना है। डॉक्टर साहब बोला कि हम डॉक्टर की तू डॉक्टर।
ठीक है, डॉक्टर लगाने के बाद, इंजेक्शन मैडम लगाने के बाद मेरी माँ दम तोड़ दी। पेशेंट बहुत ही सीरियस अवस्था में हमारे पास आया था, तो हम लोग ने जस्ट प्राथमिक उपचार उसको करके हायर सेंटर के लिए बोला गया। तो सीरियस स्थिति में था ही, तो इसको प्राथमिक उपचार के बाद 10-15 मिनट के बाद पेशेंट कोलैप्स कर गया। अब ये लोग उसके लिए बोल रहे हैं कि सुई देने से ये हो गया। तो कोई भी आदमी अपने बेस्ट नॉलेज में जो पेशेंट का इलाज करेगा ना, बचाने की कोशिश करेगा ना। और अगली खबर सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी शहर को जल जमाव से मुक्ति दिलाने के लिए राज्य सरकार ने 75 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक काम धीमी गति से चल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को न तो जल जमाव से मुक्ति मिल पा रही है, न ही काम तेजी से हो पा रहा है। धीमी गति से काम होने पर लोग काफी परेशान हैं। और अगली खबर गया जी से, जहां गया जी में पितृपक्ष मेला की शुरुआत हो गई है। देश विदेश से तीर्थ यात्रियों का आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पितृपक्ष के पहले दिन गया जी के विष्णुपद स्थित देवघाट पर हजारों तीर्थ यात्री अपने पितरों की मोक्ष की कामना के लिए पिंडदान कर रहे हैं। आज सबसे ज्यादा उड़ीसा, भोपाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात से अधिक तीर्थ यात्री पहुंचे और पिंडदान किया गया। तीर्थ यात्रियों ने कहा कि अपने पितरों की मोक्ष की कामना करने के बाद उनको शांति मिलेगी। और बिहार में महिलाओं के लिए चुनावी साल में नीतीश सरकार ने बड़ा तोहफा देते हुए रोजगार के लिए 10,000 रुपए देने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने योजना से संबंधित वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस योजना के तहत रोजगार शुरू करने के 6 महीने के बाद आकलन किया जाएगा। संतोषजनक रहने पर कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए की मदद भी होगी। आज से योजना के लिए आवेदन किए जाएंगे और आज से 12 सितंबर तक आवेदन दिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया और इसके साथ ही आज से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। महिला रोजगार योजना की शुरुआत होने से भागलपुर की महिलाओं में खुशी देखी जा रही है। महिलाओं का कहना है कि इस योजना से खासकर गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगी। महिला रोजगार योजना के लिए महिलाओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने आज मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया है। भागलपुर के जिला समाहरणालय कार्यालय में आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कि काफ़ी सारी महिलाएं जो है वो शामिल हुई हैं। इस योजना से महिलाओं को कैसा लाभ और कितना लाभ मिलने जा रहा है? महिलाओं को तो अभी फिलहाल में 10,000 से शुरू हो रहा है और आगे ये प्रावधान आगे चलते ही रहेगा, मगर आत्मनिर्भर के लिए अभी 10,000 शुरू किया जा रहा है। ये 10,000 मिलने के बाद महिला अपना रोजगार शुरू करेगी, उसके बाद फिर वो देखेगा कि सरकार हाँ बिजनेस कर रही है महिलाएं, तो फिर उसमें आगे दिया जाएगा। तो आप लोग आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। महिलाएं किस तरह का रोजगार अब करेंगी? महिलाएं अपने आत्मनिर्भर पर जो उससे सक्षम हो सके कि हम ये रोजगार अपना खुद कर सकते हैं। जैसे किराना दुकान भी खोल सकती है, बकरी का पालन कर रही है, मुर्गी का पालन कर रही है, सिलाई का बिजनेस कर रही है। इससे दीदी को काफी फायदा हो रहा है और आगे आत्मनिर्भर बनने। क्या नाम हुआ आपका? नूतन। महिलाएं कितना आत्मनिर्भर बनने में ये मदद होगा ये योजना? बहुत आत्मनिर्भर होगा, कि मैं जो महिला पहले कभी निकलती नहीं थी, उसके अब तो वो अपने आत्मनिर्भर पे खड़ी होगी पैर पे। इसलिए मुख्यमंत्री जैसे पहला किस्त 10,000 जो दिए हैं, उससे फिर आगे जैसे महिला जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे उसको पैसा दिया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? हाँ, क्या बोल रही थी आप? किधर गई? क्या बोल? बहुत नीतीश भैया को प्रणाम करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम लोगों को रोजगार के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोटि क्या नाम हुआ आपका? लीना देवी। क्या कह रही थी? हम लोग सब सारे जीविका बहनों को बहुत बड़ा उपहार मिला है। नीतीश जी को तरफ से, नरेंद्र मोदी जी की तरफ से उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। सारे महिला को पैर में जान आ गया अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। चलिए देखिए, ये सभी महिलाएं जो हैं आज यहाँ पर पहुँची थी और जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस महिला रोजगार योजना का आज शुरुआत किया है, तो सभी जो भागलपुर की महिलाएं हैं वो उन्हें धन्यवाद देती हुई नजर आ रही हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर।
और वहीं सासाराम में महिला स्वराज स्वरोजगार योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को 10,000 रुपए की राशि रोजगार के लिए दिया जाएगा और अगले 6 महीने के उपरांत उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए फिर से 2 लाख की राशि प्रदान की जाएगी। डीएम उदिता सिंह ने आज महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है, जिसमें खासकर जीविका से जुड़ी महिलाओं ने भाग लिया। हमारा नाम पूनम सीआरपी है और हम शहरी आजीविका मिशन में कार्यरत है। और इससे सौगात से मुख्यमंत्री का जो हम लोग को जीविका उपार्जन के लिए ये जो दिए हैं सौगात 10,000 का, तो इससे प्रोत्साहन मिलेगा और हमारे गरीब महिला के जो तबके की महिला है अपने मन से अच्छा रोजगार करके हमारे बिहार को बहुत आगे अग्रसर और विकसित करेंगे। मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो घोषणा की गई थी कि प्रत्येक परिवार से एक महिला को अपने पसंद के स्वरोजगार करने के लिए 10,000 रुपये की राशि प्रथम किस्त के तौर पे दी जाएगी, तो आज इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। और आज से ग्रामीण क्षेत्रों में वैसी महिलाएं जो कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, ग्राम संगठन के स्तर पर उनका आवेदन लिया जा रहा है। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।